गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कल आपने दो घात समीकरण के पार्ट 7 को पढ़ा था। उसमें आप लोगों ने टाइप नंबर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से कुछ टाइप बनाया हूँ जो कहीं ना कहीं आपके जो किताब में जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पर एकदम बिल्कुल अगर इस टाइप को समझ लेते हो सवाल एकदम आसान हो जाएंगे। जो सवाल आपका लगभग 2 से 3 पेज लेके जाएगा वो आपका एक ही पेज या आधे पेज में ही बच्चों वो सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो आप दो घात समीकरण के रूप में दिखाई ही नहीं पड़ता शुरू में। ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो बहुत बड़े सवाल बन जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके स्पीड को भी स्लो कर देते हैं। और साथ में ये भी होता है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी भूल भी जाते हो और साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग से उतर जाता है। बच्चों, हम आइए आपको इसी टाइप पर ही आगे, कल अपने 3 टाइप पढ़ा है, 3 टाइपों तक जितने भी सवाल थे आप लोगों ने लगाया भी था। आगे हम आपको टाइप नंबर 4 से ले चलते हैं। टाइप नंबर 4 ये आपको शायद ही किसी किताब में मिलेगा। ये मुझे लगता है कि मैंने ही अपने मन से बनाया है, लेकिन इतना जानिएगा अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों सॉल्व कर लोगे। बस थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे बच्चों ये एक टाइप दिखाई पड़ रहा होगा कि x + a इंटू x + b x + c x + d + e। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके एक जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने ये इस तरह का आएगा तो आपके दिमाग में होगा सर ये तो गुणनखंड पहले से नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि ये गुणनखंड है तो बच्चों ये +e जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत कर देता। अगर यहाँ +e ना होता तब आप बारी बारी से 0 से तुलना कर करके x की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए +e लिख देने का यानी एक अचर पद आएगा, एक गिनती आएगी बच्चों। तो इसको आप अगर सॉल्व करना चाहोगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए आइए समझते हैं कि इस टाइप के सवाल को कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर इस उदाहरण को समझिए कि अगर इस टाइप का सवाल कभी भी दिखाई पड़ता है तो इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इनके x के गुणांक को चेक करो। यदि x का गुणांक सबका समान है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ोगे। आपको मैं बता दूं, स्टेप भी नोट कर लीजिए। सबसे पहला इस टाइप के सवालों में स्टेप नंबर 1 क्या चेक करना बच्चों, x के गुणांक को समान देखना है। x के गुणांक क्या होने चाहिए, गुणांक समान होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, समान है पहले से, तब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समान नहीं है बच्चों तो आप अगर मेरे ट्रिक का प्रयोग करना चाहते हो तो आप क्या करिए, इनके गुणांकों को समान करो। अभी मैं एक उदाहरण लेकर के ले चलूँगा तो आपको शायद बातें समझ में आएगा। पहला स्टेप कि x के गुणांक चेक करिए कि समान है कि नहीं। जैसे इसमें आप देखिए सब x के गुणांक समान है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 2, अब आप उन गुणनखंडों को एक साथ लेकर के जोड़ा बनाओ जिनके अचर पदों का योगफल समान हो। बच्चों आप ये देखिए अचर पद है, ये अचर पद है, ये अचर पद है, ये अचर पद है। आप क्या करोगे, यहाँ पर इन अचर पदों को दो अचर पदों को जोड़ा बना करके एक साथ जोड़िए जिनका योगफल शेष 2 जोड़ों के योगफल के बराबर आ जाए। मतलब किन्हीं 2 अचर पदों का योगफल यदि 2 अचर पदों के योगफल के बराबर आता है बच्चों तो उन जोड़ों को एक साथ लेंगे। शायद बातें कम समझ में आ रही होंगी। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं प्यारे बच्चों, उसी एग्जाम्पल पर आप देखिए समझिए कैसे सवाल को हल किया जाएगा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों, आपके ही किताब का है ये। जैसे x + 1 क्वेश्चन आपका दिया गया है, x + 1 x + 3 और बच्चों x प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, x + 4 और -180 कर दो बच्चों इक्वल टू 0। बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक दूसरे एकदम वही सवाल, इस तरह का ही सवाल है। बस यही है कि कहोगे सर यहाँ पर x के साथ कोई अचर नहीं आया है, तो आप जब कोई अचर नहीं तो उसके स्थान पे आप 0 बढ़ा सकते हो बच्चों। x + 0 कर लो, ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा और ये x + 3 हो जाएगा। अगला जो हो जाएगा x + 4 हो जाएगा और यहाँ पर -180 हो जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब आप देखिए, इसको देखिए और आप जिस टाइप को पढ़ रहे हो उस टाइप को देखिए। आपको ये तो लग ही रहा होगा कि a के स्थान पे 0 आया है, b के स्थान पर 1 आया है और 3 जो है c के स्थान पे आया, d के स्थान पे बच्चों कितना आया 4 और e के स्थान पे 180 आया। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जब इस तरह का सवाल देगा, अगर आप ये सोचिए क्यों आप मेरे ट्रिक का प्रयोग करोगे।
बच्चों आप बताइए, आप अगर इसी का 3-4 बार गुणा करोगे सवाल बच्चे ये 4 घात का हो जाएगा, और 4 घात का आप 2 घात गुणनखंड करने में आपको दिक्कत होती है, तो 4 घात का गुणनखंड करोगे बच्चों गलत हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, मेरे ट्रिक का प्रयोग करिए, इसमें बिल्कुल आपको ये शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा। यूपी बोर्ड वाले जितना नंबर मिलना चाहिए उतने ही नंबर मिलेगा, वो कोई ट्रिक नहीं है, केवल एक आपको आइडिया दिया जा रहा है कि इस सवाल को छोटा करना है तो कैसे करोगे। प्यारे बच्चों अब देखिए, पहला तो देख लीजिए सबके गुणांक समान है, यक्स का गुणांक सब में 1-1 है, समान है, बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा स्टेप मैं इसके माध्यम से समझाना चाह रहा था, लेकिन मैं अब इस उदाहरण के माध्यम से भी समझा रहा हूँ कि आप क्या करिए, उन अचर पदों को एक साथ करिए 2-2 के जोड़े के साथ, जिनका योगफल शेष दोनों के योगफल के बराबर हो। जैसे a प्लस बी का योगफल यदि b c प्लस डी के बराबर हो, a प्लस बी का योगफल c प्लस डी के बराबर हो, तो आप क्या करिए, a और b वाले जो बहुपद होंगे उनको एक साथ करेंगे। यानी इसको आप क्या करोगे बच्चों, अगले लाइन में आपको करना क्या होता है, अगले लाइन में आपको ऐसे ब्रैकेट बना के मतलब x प्लस a करना है बच्चों, और इसके साथ b वाले को लेना, क्योंकि a प्लस बी इन दोनों का योगफल इनके बराबर आएगा। यहाँ पर तो आप एक मौखिक रूप में हल कर रहे हो, अभी मैं यहाँ पर आपको दूसरे रूप में बताता हूँ कैसे हल करेंगे। इनको लिखेंगे कैसे, x प्लस बी, और इसके बाद फिर देखो यहाँ पर इंटू ही है बच्चों, मध्य ब्रैकेट का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर x प्लस सी और यहाँ पर x प्लस डी, ये आपको इतना करना पड़े, और प्लस ई बराबर कितना 0। क्लियर बच्चों, ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब जैसे अब अगला इसमें दूसरा स्टेप क्या हल करोगे बच्चों, आपको मैंने बोला कि किन्हीं 2 अचर पदों का योग देखिए, जैसे 0 है, 0 1 के साथ जुड़ेगा बच्चों, 0 प्लस 1 आप देखिए कितना आएगा, 1 आएगा। इधर देखिए 3 और 4 जोड़ोगे बच्चों, कितना आएगा, 3 और 4 जोड़ोगे 7 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं बच्चों, नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद इसके साथ नहीं रहेगा। अब आते हैं और हम कुछ लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए हम 0 के साथ 3 को जोड़ते हैं, 0 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 3 बच्चों, और कौन बचा, 2 अचर पद, 1 और 4 बचा, 1 और 4 जोड़ेंगे बच्चों, इधर 0 और 3 जोड़ते हैं तो ये 3 आएगा, और 1 और 4 जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए 0 के साथ हम 3 का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब आते हैं हम 0 के साथ किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, 0 के साथ 4 का प्रयोग करते हैं। जब 0 के साथ 4 को जोड़ेंगे बच्चों, और इधर क्या बचा है, 1 के साथ 3 का प्रयोग करेंगे, 1 के साथ 3 का प्रयोग करेंगे, देखिए ये 0 और 4 4 हो जाएंगे, और ये 4 हो जाएगा बच्चों। आप देख लीजिए बिल्कुल ये बराबर आ चुका है। अब आप एक बात क्लियर कर लो कि जिनको जिनको जोड़ने पे, जिनके अचर पदों को जोड़ने के बाद शेष दोनों के अचर पदों के योगफल के बराबर आ रहा है, उनको एक साथ करना है प्यारे बच्चों। जैसे 0 को किसके साथ जोड़ा गया है, 4 वाले के साथ जोड़ा गया है। अगले स्टेप में आप इसको ऐसे ही लिखोगे, कैसे लिखोगे बच्चों, कि आप x प्लस 0 वालों के साथ किसको रखोगे, किसके साथ जोड़ा गया था, 4 वाले के साथ, अर्थात x प्लस 4 को रखोगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको मध्य ब्रैकेट में लगा लो। फिर और कौन 2 पद थे जिनका जोड़ करके दोनों बराबर किए थे, आप 1 और 3 वाले को, तो 1 और 3 इसमें है बच्चों, इंटू लगा करके इनको आप एक साथ x प्लस 1 और x प्लस 3 कर लो बच्चों, और इक्वल टू बच्चों ये आपका -180। आप देखिए केवल और केवल आपने क्या किया, आपने यही किया, केवल ट्रिक का प्रयोग किया कि जिससे आपका सवाल आसान हो जाए। आपने क्या किया कि आपने अचर पदों का योगफल किया, जिन 2 अचर पदों का योगफल शेष 2 अचर पदों के योगफल के बराबर आया, उन अचर पदों का जोड़ा बना लिया बच्चों। अब आगे बिल्कुल आप डायरेक्ट गुणा करते चलिए। अभी देखिए सवाल कितना आसान हो जाएगा बच्चों। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई, आगे स्टेप नंबर 2 में आपको सब में यही करना है। इसके बाद बिल्कुल आप आगे गुणा करिए, यहाँ पर और आगे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। आइए मैं इसी को ही आगे लेके चलता हूँ, कैसे, और शेष को मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों कि इस तरह के सवाल कैसे लगाए जाएंगे। पहले तो यही सबसे बड़ा काम होता है कि आप जोड़े बना लो। जोड़े अगर बना लेते हो बच्चों तो आपको सवाल आसानी के साथ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने बनाया, किसके साथ किसको रखना है आपने देख लिया। अब आप गुणा कर दो बस। अब जब इसका गुणा बच्चों इसके साथ करोगे तो x प्लस 0 का कोई मतलब, प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं है। x का गुणा करोगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, और ये प्लस 4x हो जाएगा। गुणा हो गया। अब आप इसका गुणा करो, मतलब ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब आप देखो इसका गुणा इसमें करोगे, मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ कि आप देखो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा बच्चों 4x और प्लस 3 हो जाएगा। इतना गुणा करने के बाद दोनों का आएगा गुणा। यदि आपको नहीं आता है बच्चों गुणा ज़रूर सही करिए, क्योंकि 9th की क्लास में आपको गुणा ही बताया गया था, बहुपतों का गुणा कैसे होता है। यदि आपको नहीं आता है बच्चों तो आप इसको 9th का जैसे ही वीडियो निकलेगा आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा गुणा कैसे किया जाता है बच्चों। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x, अब एक देखिए आप एक बात दिमाग में आ रही होगी कि सर यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 4x, इस गुणनखंड में भी x स्क्वायर प्लस 4x है। आप इसी को कुछ मान लो, इस टाइप के सवाल में इसी को कुछ मान लो, इसी को मान लो। क्या मानोगे बच्चों? कुछ y मान लो। आप लिखो क्या? माना x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू बच्चों क्या? y। अब यही मान उठा करके इसमें रख दो। जहाँ जहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x है वहाँ पर क्या रख दोगे बच्चों? y रख दोगे। और जब यहाँ पर y हो जाएगा, देखिए y हो जाएगा, अब यहाँ पर मतलब ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? इतने का स्थान पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी y हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा, देख लीजिए आपका, और माइनस 180 हो जाएगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब आप इनका मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लो, तो y का जब गुणा करोगे बच्चों y स्क्वायर प्लस 3y हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 180 हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतना बड़ा समीकरण था आपका, इतना बड़ा समीकरण था। अब बिल्कुल आपने इसको छोटा सा समीकरण बना लिया, और वो भी किसके रूप में बना लिया प्यारे बच्चों? दो घात समीकरण के व्यापक रूप में बना लिया। अब दो घात समीकरण के यदि व्यापक रूप में आप लोगों ने बना लिया है तो मैं आशा करूंगा कि आप इसको अब गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य विधि या पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड विधि से भी आप इनको y के वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। चलिए आगे देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आपने इसको दो घात समीकरण के व्यापक रूप में बना लिया है। अब आप देखिए क्योंकि सवाल इतना बड़ा था, 4 घात में बन जाता, आप हल करते बहुत दिक्कत होती। आपने क्या किया? ट्रिक का प्रयोग किया और इसके बाद आसानी के साथ सवाल को हल कर लिए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 180 इक्वल टू 0। अब देखो हमने बताया था गुणनखंड करने का तरीका बच्चों कि माइनस अचर पद का गुणा y स्क्वायर के गुणांक में अर्थात माइनस 180 का गुणा आप करोगे कैसे? गुणे 1 करोगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 180 हो जाएगा। अब आप बताइए 180 का ऐसा दो खंड करो बच्चों कि घटाने पर, मतलब 180 के ऐसे दो फैक्टर करो, ऐसे दो गुणनखंड करो बच्चों कि घटाने पर, देखो यहाँ ऋण लगा, घटाने पर अगर प्लस लगा होता तो आप जोड़ने पे बोलते, लेकिन यहाँ पर ऋण आ गया, इसलिए आप ये बता सकते हो कि 180 का ऐसा दो खंड करो, क्योंकि दो घात समीकरण के लिए दो खंड ही करना है। 180 का ऐसा दो गुणनखंड करो बच्चों कि घटाने पर 3 आ जाए। अब आपको पहाड़ा आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए। जैसे आप 15 बरही हम कितना बोलते हैं? 180 बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये 15 और 12 होगा, 15 और 12 का जब आप गुणा करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, और इसके बाद आप जब घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। इसका मतलब हमको दो गुणनखंड 180 का मिल गया, 12 और 15। अब आप इसी में रख करके गुणनखंड कर सकते हो। y स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 15y माइनस 12y माइनस 180 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 0। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको बात समझ में आ गई है। अब आप देखिए यहाँ पर कॉमन होगा, y कॉमन हो जाएगा, y प्लस 15 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर माइनस 12 कॉमन होगा बच्चों, ये हो जाएगा y प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 12 से जब आप देखो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बच्चों कि भाग हो जाता है। कॉमन लेने का मतलब भाग हो जाता है। जैसे माइनस 12 यहाँ कॉमन ले रहे हो तो माइनस 12 से दोनों पदों में भाग होगा, माइनस से भाग माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, 12 का 12 y में भाग करोगे y बचेगा बच्चों, माइनस का भाग माइनस में करोगे प्लस आएगा, 12 15 में 180 होता है बच्चों। इस तरह से आपने गुणनखंड कर लिया। देख लो दोनों ब्रैकेटों में मान समान आ गया, इसका मतलब हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है। आप y प्लस 15 एक कॉमन हो जाएगा, बचेगा जो उसको अगले ब्रैकेट में, यहाँ y बच रहा है तो y लिख दिया, यहाँ पर माइनस 12 बच रहा है 12 लिख दिया, बराबर 0। बच्चों देखो बिल्कुल आसान हो गया, गुणनखंड हो गया। अब सवाल छोटा होता चला जा रहा है। अब आप क्या करो, y की दो वैल्यू निकालो बारी बारी से। देखिए देखो कि क्या, जब y पहला गुणनखंड की तुलना 0 से करोगे, y प्लस 15 बराबर 0। प्यारे बच्चों y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 15। ये y का एक मान आ गया, माइनस 15 आ गया। दूसरे मान के लिए क्या करोगे? दूसरा मान दूसरे गुणनखंड का तुलना करोगे। जब y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों, तो y बराबर हो जाएगा 12। ये आपका दूसरा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, एकदम सवाल आसान होता चला जा रहा है। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ पर ये y की वैल्यू आए हैं यहीं भी मत रुकिएगा, क्योंकि आपका जो समीकरण था वो किसके रूप का था?
ये समीकरण जो प्यारे बच्चों किसके रूप में था, ये आपका यक्स के रूप में था, इसलिए यक्स के रूप में ही आपको हल करके उत्तर बताने हैं। वाई के रूप में तो आपने बाद में माना है, वाई के रूप में यदि उत्तर लिखते हो गलत हो जाएगा, अभी अधूरा माना जाएगा। इसलिए आप जहाँ पे आपने वाई जिसका मान माना है उसी पे उठाकर रख करके यक्स के मान निकालोगे। बच्चों देखिए अब यहाँ पर मैं 2 केस बनाता हूँ। पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 में बात करें, y बराबर कितना है बच्चों, y बराबर -15 आया है, ठीक है, y बराबर -15 आया है। अब आप क्या करो, y के स्थान पर उसका तो मान रख दो x के रूप में। y के स्थान पे जब मान रखोगे बच्चों देखो कितना आएगा, ये देखिए y के स्थान पे रख रहा हूँ, क्या माने थे, x² + 4x, और ये y के स्थान पे बराबर कितना है, -15 है। अब आप पक्षांतर कर लो, इधर लेके आओगे तो x² प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, +15 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ये इस तरह से यक्स एक आपका 2 घात समीकरण बन गया। इसको आप हल करके आप मान निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको लगेगा कि अब इसका गुणनखंड कैसे करें, +15 और +1। आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर इसका गुणनखंड देखो 15 + 15 और गुणे इसका गुणांक x² गुणांक 1 है, +1 है। अब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा +15 हो जाएगा। और 15 का ऐसा 2 गुणनखंड करो जोड़ने पे 4 आ जाए। कोई है गुणनखंड? मुझे लगता है आपको सोच भी नहीं पाओगे बच्चों। ये आपका श्रीधराचार्य के नियम से हल होगा बच्चों। ये श्रीधराचार्य के नियम से कैसे हल होगा ये मैं आपको बताता हूँ कैसे हल करेंगे बच्चों। ये देखिए सबसे पहले इसकी तुलना किससे करोगे, गुणनखंड भी से नहीं हल होगा, क्योंकि ये अधिकल्पित मान देगा, इसका काल्पनिक मान देगा। क्यों काल्पनिक मान देगा, क्योंकि यहाँ पर 15 का गुणनखंड कोई हो ही नहीं पाएगा कि 15 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पे 4 आ जाए। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 8 हो जाएगा बच्चों, 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 16 हो जाएगा। कोई भी मान ऐसा नहीं मिलेगा कि इसका जो मान होगा ये 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 15 का गुणनखंड हो जाए और जोड़ने के बाद 4 आ जाए, नहीं बनेगा। इसलिए इसके कितने मान आएंगे, काल्पनिक मान आएंगे। यक्स के कौन से मान आएंगे, काल्पनिक मान आएंगे प्यारे बच्चों। काल्पनिक मान निकालना मैं अगले जब आपको विविक्तिकर निकालना सिखा दूंगा उसी में सिखाऊंगा। लेकिन आप ये जानिए कि अगर आपने इतना लिख दिया काल्पनिक मान प्राप्त होंगे, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये आपका यही आंसर हो जाएगा। इसके यक्स के काल्पनिक मान प्राप्त होंगे, आई के रूप में उत्तर आएगा बच्चों। आई के रूप में मैंने कुछ आपको नहीं बताया, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बताऊँगा। मैं जब आपको जब प्रकृति बताने शुरू करूंगा 2 घात समीकरणों का, तो उसी में मैं आपको बताऊंगा काल्पनिक मान क्या होते हैं। वहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों। आप इतना लिख दोगे गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके हाई स्कूल के लेवल में आपको इतने तक ही पूछता है कि इसके मान आएंगे कि नहीं आएंगे, काल्पनिक मान प्राप्त होंगे, काल्पनिक मान में ये उत्तर आएगा। दूसरा समीकरण, दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस में क्या होगा बच्चों, केस नंबर 2 में आते हैं। आप श्रीधराचार्य से तुलना करके बच्चों इसको लगा सकते हो, श्रीधराचार्य से तुलना करके आप इसको लगा सकते हो। आप क्या करिए, दूसरा केस क्या बनेगा इसका, यहाँ पर y - 4, y माइनस क्या था, y बराबर 12 था। केस नंबर 2 में y बराबर 12 था बच्चों, y बराबर 12। y के स्थान पे क्या रखोगे, y के स्थान पे जिसको माने थे क्या मानोगे, x², देख रहे हैं, x² और प्लस कितना था, 4x था, और बराबर बच्चों कितना है, 12 है। पक्षांतर करोगे तो x² प्लस 4x और -12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों -12 आ गया, -12 यानी -12 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर 4 आ जाए, तो 6 दूना 12। देखिए इसका गुणनखंड हो गया, x² यानी 6x होगा और -2x हो जाएगा बच्चों। -12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरह से x यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 6 हो जाएगा बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, -2 कॉमन लोगे तो x + 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब देखिए गुणनखंड यहाँ पर x + 6 और क्या हो गया, x - 2 बराबर 0। ये आपका 2 गुणनखंड हो गया। अब बारी बारी से आप इनकी तुलना कर लीजिए, x के 2 वैल्यू प्राप्त होंगे। प्यारे बच्चों मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ, आप देखिए इनके 2 मान निकाल लीजिए कैसे निकाले गए हैं। यहाँ पर x + 6 एक गुणनखंड आया, दूसरा x - 2 आया, बराबर 0 करके आ गया। अब आप तुलना कर लो, जब x + 6 बराबर 0 तो x बराबर बच्चों कितना आ गया, -6 हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा तुलना कर लो, x - 2 बराबर 0 तो x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ जब लिख दो, जब, इसलिए x बराबर 2। ये देखो x के 2 मान बच्चों यहाँ पर आ गए और 2 मान काल्पनिक प्राप्त होंगे, 2 मान काल्पनिक प्राप्त होंगे बच्चों। आप काल्पनिक मान निकालोगे बच्चों, आई के रूप में उत्तर आएगा। काल्पनिक मान प्राप्त होगा, आई के रूप में प्राप्त होगा।
ये आई के रूप में ही, सॉरी, ये मान आपका काल्पनिक रूप में प्राप्त होगा। ये तो हमने गुणनखंड 20 से लगा लिया है। इसके 2 मान काल्पनिक मान प्राप्त होंगे, इनको सीधेधराचार के नियम का प्रयोग करके आई के रूप में निकालोगे। लेकिन आपके हाई स्कूल लेवल तक बच्चों काल्पनिक संख्याओं का आकलन नहीं करना सिखाया गया है, इसलिए यदि आप इसको काल्पनिक संख्याओं में निकालते हो या नहीं निकालते हो तो भी आंसर गलत नहीं माना जाएगा। प्यारे बच्चों, आप इसको यहाँ पर इन्हीं विधियों का प्रयोग करके, जैसे हमने बताया, इतने बड़े से बड़े सवाल को छोटा सवाल करके आप लगा सकते हो। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको ये टाइप समझ में आ चुका होगा। ये टाइप में इस तरह के सवाल 4 ऐसे होते हैं। अच्छा, इसकी विशेषता भी होती है कि 4 गुणनखंड एक साथ आते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 यही होता है कि यक्स के गुणांक समान है कि नहीं समान, इसको देखना आपको होता है। दूसरी बात ये होती है कि अचर पद, उन अचर पदों को एक साथ करिए जिनके योगफल शेष 2 के अचर पदों के योगफल के बराबर होंगे, जैसे हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया। और इसके बाद आप उनको गुणनखंड 20 से प्रयोग करिए या किसी 20 से प्रयोग करके, जब आप इसको जिन जिन पदों तक उसका मान समान आता है उसको आप क्या करते हो, y मानते हो बच्चों। और इसके बाद आप y मान करके इनको 2 घात समीकरण के व्यापक रूप में लेके आते हो। जब 2 घात समीकरण के व्यापक रूप में प्यारे बच्चों आ जाता है तो उनको गुणनखंड 20 से आप आसानी के साथ गुणनखंड करके y के 2 मान निकालते हो। बारी बारी इस तुलना करके आप केस 1 केस 2 करके आप यक्स के मान निकालते हो। जैसे यहाँ पर एक मान, इसका दो मान तो काल्पनिक आ गया, इसके बाद यक्स के 2 मान वास्तविक आए हैं बच्चों, आपने यहाँ पर लिख भी दिया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 काल्पनिक 2 वास्तविक मान। इस तरह से ये आपको नियम अगर समझ में आ गया है तो बच्चों ठीक है, नहीं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप भेजेंगे कि सर ये नियम थोड़ा सा एक बार फिर से स्पष्ट कर दीजिए। मैं फिर से बता दूंगा बच्चों, कल मैं इस पर 1-2 क्वेश्चन, कल कोई टाइप और नहीं बताऊंगा। आज केवल अभी पिछले हफ्ते में केवल एक बच्चे का ही मेरे पास कमेंट आया था कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। बच्चों, मैं उस नियम को इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि अभी उस टाइप पर हम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन नेक्स्ट कल मैं आपके, अगर ये नियम नहीं समझ में आया वो, और प्लस आप जो है जो कमेंट के माध्यम से आपने क्वेश्चन भेजा उसको भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट करेंगे। अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये नियम पूरी तरह से याद भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। और कल मैं इसी के आगे आपको बताऊंगा। इसी में ही कई तरह के टाइप आते हैं जहाँ पर इनके यक्स के गुणांक समान नहीं होते हैं, कैसे आप समान करके इनको हल करोगे। प्यारे बच्चों, मैं कल आपको इसी टाइप पर ही आधारित क्वेश्चन 1 से 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से ऐसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। प्यारे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।